हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और लगभग सभी विद्यार्थी जो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, कोई ना कोई बुक परचेज करते हैं, लेकिन बुक स्वयं से नहीं सिखाती है। इसलिए मैं आपको वन बाय वन सभी प्रीवियस क्वेश्चंस की सभी सेक्शंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं और थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। देखिए, टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के आपको बेनिफिट्स देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे, है ना। और आज हम लोग 2018 का पेपर देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1। ठीक है, आइए समय को ना व्यतीत करते हुए, कुछ और बातों पर डिस्कशन ना करते हुए सीधे हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। और दूसरी बात यह है, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत तो बेटा पड़ेगी, है ना। आपको सीखना है तो समय देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सिखाने आया हूँ, रटाने नहीं आया हूँ कि देख लीजिए तुक्का लगा लीजिएगा आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तुक्के से एग्ज़ाम निकलते होते तो कभी किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कभी संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर सब इतना शॉर्टकट होता। देखिए, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। कंटेंट पढ़िए ताकि क्वेश्चन समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये समझ में आए कि बोर्ड आपसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और देखिएगा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिएगा। नोटिस कीजिए, हमें इस परीक्षा में उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है, इसलिए रटने की पद्धति से बचिए, क्रिटिकल थिंकिंग में आइए। गहराई से सोचेंगे, समझेंगे तो आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहला, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब वो कहना ये चाहते हैं कि दोनों ही आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका होती है विकास के संबंध में, वो ऐसी होती है कि दोनों की मिली जुली भूमिका होती है, या यूं कह सकते हैं कि जो मानव का व्यक्तित्व होता है या विकास होता है वो दोनों की साझी उपज होती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो होगा ना वो फर्स्ट सही हो जाएगा। वो अलग बात है कि हम आपको बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ के दिखा देते हैं। देखिए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा प्रभावित होती है। जीनों समझ लो ना, जीन्स की बात आ रही है ना, गुणसूत्रों की बात आ रही है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंग्लिश का वर्जन भी देखते चलिएगा। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। तो सब कुछ जीन्स के द्वारा नहीं होता है, कुछ न कुछ एनवायरनमेंट भी उसमें शामिल होता है। थर्ड नंबर देखिएगा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते। देखिए, नोटिस कीजिएगा, जन्मजात विकार को पौष्टिकता कभी नहीं दूर कर सकती क्योंकि वो जन्म से मिला हुआ है। और थर्ड नंबर आएंगे, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो बहुत ही गलत है भैया, है ना। सो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, देखिए, सही उत्तर ढूंढने से बेहतर है कि सबसे पहले ये देख लें कि कौन से उत्तर यहाँ पे नहीं बनेंगे, तो ज़्यादा इजी है। दूसरी बात है, जिन क्वेश्चंस का सीधे उत्तर हमको पता होता है उनमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलतियाँ यहाँ पर होती हैं कि नहीं लिखा होता है लेकिन हम पॉजिटिव आंसर करके चले आते हैं जिससे हमारा उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट देखेंगे, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये तो सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये बात पियाजे तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बस यही गलत हो गए। पियाजे ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। पियाजे का मानना था कि बच्चे जो होते हैं ना वो जन्मजात बुद्धिमान होते हैं और आयु और परिपक्वता के साथ धीरे धीरे उनके अंदर अधिगम होता रहेगा।
ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं करी कि अगर कंटिन्यू एफर्ट्स करे जाएंगे तो फिर लर्निंग हो जाएगी। और चौथा नंबर है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। हाँ, करते तो हैं, ये बात तो उन्होंने कही भी थी। सो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। कितना प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। नोटिस कीजिएगा, फिर एक बार वही बात कर रहे हैं कि जो सीमा नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो पियाजे ने, ये पियाजे की स्टेज है, पियाजे ने टोटल आपको 4 स्टेजेस बताई थी, है ना, जिसमें से ये दूसरी है। फर्स्ट आपकी थी संवेदीगामक अवस्था, ठीक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सभी के एजेस के डिफरेंसेस के बारे में भी बताया गया था और सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया था। जब हम लोग पियाजे पढ़ेंगे तो चीज़ों को डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएंगे, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। जो नहीं है वो बताना हमको है। अहम मान्यता, अहम मान्यता को क्या कहा जाता है, देखिए ईगो सेंट्रिज्म कहा जाता है और ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही मिलता है। और इरिवर्सिबिलिटी को भी उन्होंने समझाया था, ये अनुत्क्रमणीयता कहलाती है। इसका मीन ये होता है, वो सिंपल सा समझ लीजिएगा कि मतलब जब विचारों में रिवर्सिबिलिटी ना हो, है ना, इरिवर्सिबिलिटी हो, तो उसकी बात कर रहे हैं वो। खैर, आते हैं प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, तो सिंबॉलिक थॉट इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक, इसी विकल्प को उन्होंने बताया है, यहाँ पर उत्तर सही होगा, जो नहीं था वो बताना था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखेंगे, वो ऑप्शन चूज करना है जिसके बिना ये होता है। कहने का मतलब है, यहाँ पे जब हम फिल करेंगे तो लिखना के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है ना, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने, कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया कि बच्चों के विकास में खेल की अहम भूमिका होती है। वो बता रहे हैं किसके अलावा। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। अपने शरीर पर निपुणता का मतलब ये होता है कि जो हमारी मोटर स्किल्स होती हैं, जो हमारी मसल्स हैं, या कह सकते हैं कि सभी अंग धीरे धीरे करके मजबूत और परिपक्व हो रहे होते हैं, जिससे कि निपुणता आ जाती है। या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता, हाँ करता तो है, ये हार जीत की सेक्शन में देखना पड़ता है उनको, है ना। और उत्साह भी कई बार होता है, कई बार उन्हें दुख भी होता है, और अपनी इंद्रियों को बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रखना पड़ता है खेल में, नहीं तो हम हार भी सकते हैं। यह समय बिताने का सुखद तरीका, ये देखो कितना गलत उत्तर लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि यह समय बिताने का सुखद तरीका है। तो देखिए, समय बिताने के लिए खेल को नहीं खेला जाता, है ना, विकास में उसकी अहम भूमिका होती है। ठीक, चौथा नंबर देखिएगा, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो आपका थर्ड नंबर सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के दिमाग में जब तक संघर्ष नहीं जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो वो दिमाग उनका सोचना शुरू नहीं करेगा, जिससे कि उनके अंदर की जो चिंतन शक्ति होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि बच्चे गंभीर रूप से सोचने में शामिल रहें। तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो इसका जवाब हो सकता है हाँ या नहीं। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है आपका। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब जो भी होगा, सपोज दैट कीजिएगा कि कोई जैसे कह दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है या कौन है, 4 ऑप्शन दे दिए गए, जो उसमें से सही उत्तर है ढूंढो। तो जो बच्चे को पता होगा तो वो बता देगा। तो कहने का मतलब हो गया एक वन लाइन या वन वर्ड क्वेश्चन हो गया, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? हाँ या ना का जवाब ये भी हो सकता है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो ये आपको चिंतन कौशल को बढ़ा देगा कि कौन कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम इसको करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक से अधिक जवाब कैसे दे सकते हैं, वो भी सही। सो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे आते हैं। मेरे साथ साथ आप भी करते रहिएगा।
प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए आज से अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब तक हमारा एग्ज़ाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा, तब तक हम प्रीवियस पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि इकट्ठा खाने में ना डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ख़राब हुआ तो उल्टियाँ तो होनी है, और उल्टियाँ होने का मतलब ये हो गया कि कहीं फिर से एक बार आपने रिजल्ट को ख़राब कर लिया। तो हम आपके साथ हैं, आप जुड़िए और सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। देखिए बहुत सिंपल था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, वो ये था कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, और क्रिएटिव मेथड से सीखना, और बच्चों को स्वतंत्र रखना, ठीक है, और उनको बहुत सारे ढेरों असाइनमेंट देना ताकि बच्चे, प्रोजेक्ट्स देना ताकि बच्चे उस पर एक्टिव रहें। तो देखिएगा कह रहे हैं कि करके सीखना, बहुत बढ़िया बात कही, परियोजना विधि बहुत बढ़िया, और सहयोग से सीखना, ये इसका सबसे बेहतरीन विकल्प है। सो 6 नंबर का आंसर तो यही सही हो जाएगा। और बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसका उत्तर सही हो जाए। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छे से जो बच्चे नए हैं, न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो उनके लिए बेटा सबसे पहले तो थ्योरी कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि प्रगतिशील शिक्षा होती क्या चीज़ है। मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, मैं दोनों तरफ से चलूंगा, आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगा और थ्योरी पर भी बात करूंगा, थ्योरी के लेक्चर्स भी करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा क्या है, स्वयं ही जीवन है। कौन सा कथन, देखिए स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत लंबे समय तक स्कूलिंग रखोगे तो भी तो समाज से क्या सीखेंगे, परिवेश से क्या सीखेंगे, ठीक है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, देखो ये तो बहुत ही गलत बात है। स्कूल के बिना हम कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, बिल्कुल सही बात है। स्कूल वह स्थान है जहाँ पर हम सामाजिक नियमों, प्राकृतिक नियमों और दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और जानने के अवसर वहाँ हमको उपलब्ध होते हैं। और जीवन सच्चा शिक्षक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बट प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में ठीक नहीं है ना। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को ठीक से देखेंगे, पढ़ेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। किसे मानना चाहिए। तो देखिए बहुत ठीक से जानने के लिए कि उत्तर आपका फर्स्ट ही क्यों बन जाएगा, तो कोहलबर्ग के सिद्धांतों को बेटा पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर वही बात करूंगा कि आपको थ्योरी को तो जानना होगा, ठीक है। आप सीधे क्वेश्चन का उत्तर समझ नहीं पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे, जब तक आप थ्योरी पे समय नहीं देंगे तब तक आप इसका जवाब नहीं जान पाएंगे कि इसका उत्तर फर्स्ट ही क्यों बनेगा। लेकिन फिर भी अब हम लोग कर रहे हैं तो करेंगे। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है ना। कोहलबर्ग ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, वैसे तो उन्होंने नैतिक सिद्धांत दिए थे, ठीक है, और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग, आपस में संबंध होने का समर्थन उन्होंने किया था, ठीक। अब जैसे उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 लगा रखा है, सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं थी, नहीं थी। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच का एक संबंध था, ये भी नहीं था, क्योंकि नैतिकता जो होती है वो संज्ञानात्मकता पर ही आधारित होती है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, बिल्कुल गलत है। तो आपके नीचे के सभी ऑप्शंस ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, इसको हम ZPD बुलाते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। जिन विद्यार्थियों ने कंटेंट को पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे, सीखे होंगे, लास्ट टर्न पे पढ़े होंगे, वो उन्हें बात समझ में आ रही होगी। इसका उत्तर क्या हो सकता है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ये वाइगोस्की का था, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहे थे, देखिएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था, जो वो पाड़ के संबंध में बात हो रही थी, ZPD के बारे में बात हो रही थी। ZPD का सीधा अर्थ ये होता है कि बच्चे को निकटवर्ती
एटमॉस्फेयर देना है जिसमें बच्चे की समस्या का समाधान हम स्वयं नहीं करेंगे, बच्चे को स्वयं करने देंगे, लेकिन हम उसको असिस्ट करेंगे, उसकी हम हेल्प करेंगे। हेल्प करना ज़रूरी होगा, नहीं तो बच्चा उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभयलिंगी व्यक्तित्व कैसा होगा? उभयलिंगी का मतलब ये हो गया जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण देखने को मिलते हों। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है ना। मतलब आप देख रहे हो ना कहीं एक जेंडर या एक सेक्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। देखिए, उभयलिंगी व्यक्तित्व का मतलब ये होता है, जैसे आप समाज में देखते हैं कि हमारे यहाँ एक हिजड़ा समाज होता है, उसमें कुछ लोग होते हैं जिनमें हिजड़ों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके अंदर स्त्रियों वाले भी गुण पाए जाते हैं और पुरुषों वाले गुण भी पाए जाते हैं, है ना। तो इनको उभयलिंगी कहा जाएगा। बात समझ आ रही है ना? ठीक, जिन्हें थर्ड जेंडर एक्सेप्ट किया गया है ना। तो उभयलिंगी का अर्थ आप सब समझते हो, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग ठीक से देखेंगे। बच्चे और जो ऑप्शंस यहाँ पे बैठे हैं ना, इनमें से यहाँ पर आकर के हमको फिल करना है। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जेंडर की भूमिकाएं कैसे वो समझते हैं, किन चीज़ों को समझते हैं, कैसे? तो कहने का मतलब ये है, जेंडर की भूमिकाओं से अर्थ ये है, देखिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने बारे में नहीं पता होता कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, ठीक है। बट वो जब हमारे परिवार और समाज के बीच आता है तो धीरे धीरे करके उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि मैं लड़का हूँ, और वो जो सामने जा रही है वो क्या है? लड़की है। लड़की और लड़के की वेशभूषा कैसी है, उसकी वॉइस में डिफरेंसेस कैसे हैं, उसकी बॉडी में डिफरेंसेस कैसे हैं, क्या किसको लड़की कहा जा रहा है, किसे लड़का कहा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है, उसके संबंध में हमें ढूंढना है। तो देखिए, मीडिया से सीखेगा, बिल्कुल ठीक है, समाज से सीखेगा, संस्कृति से सीखेगा, ट्यूशन से नहीं सीखेगा। ट्यूशन में इसके लिए कोई ट्यूशन नहीं दी जाती है ना, कि जेंडर को कैसे पहचाने, क्या करें, तो इसके लिए हमें कभी कोई ट्यूशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। मानकीकृत परीक्षणों को आलोचनाओं में से एक यह है कि मानकीकृत परीक्षण क्या चीज होती है? देखिएगा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन, मतलब मानकीकृत परीक्षण जो जिनका फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। तो आलोचनाओं में से एक यह है कि वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। नहीं समझे? परिवार में, समाज में, संस्कृति में कुछ मानक होते हैं। जैसे कई बार हमारे घर में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हम चाहते हैं कि उसमें कुछ नए तरीके से उसको किया जाए, क्रिएटिव किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका क्या अर्थ होता है? बट हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा ही किया जाता है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलना, ये तो करना ही पड़ेगा। आप किसी भी संकट में हो, किसी भी समस्या में हो। जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे कि हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है तो अंतिम संस्कार के लिए लोगों को प्रतिबद्ध कर दिया जाता है कई बार, है ना, कि नहीं ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका उद्धार नहीं होगा। और उसके कई लेवल हो जाते हैं कई बार, तो वो कहीं ना कहीं एक मानकीकृत परीक्षण होता है। ऐसा नहीं है, मानवीय तत्वों से ऊपर कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से परेशान है, अपने सदस्य को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है और आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो रीतियों में परिवर्तन किया जाना बुराई नहीं होगी। तो वही बात वो कह रहे हैं कि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो आलोचनाओं में से एक है। उनकी आलोचना यह है कि वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं, मतलब कुछ लोगों का उसमें नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत किसे कहा जाता है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही, जिसको बहुआयामी बुद्धि कहा जाता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा, बुद्धि चैप्टर आता है, उसमें आपको देखने को ये चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो इसका अर्थ ही यही होता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, तो कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ये सब बेकार के क्वेश्चंस, बेकार के ऑप्शंस हैं। आगे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा 40 नंबर। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है।
ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर बन सकता है? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ये अधिकार तो अध्यापक को होते ही है ना, वो किसी भी स्तर का मूल्यांकन करे, किसी भी तरीके से बात करे, किसी भी तरीके से वो बच्चे की गुणवत्ता को जानने की कोशिश करे कि बच्चा कितना सीख चुका है, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। ठीक है, सो आगे के ऑप्शंस पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है ना। नंबर 15 पे आते हैं। बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो आपका हो रहा है, लेक्चर हो रहा है। मैं मजबूर हूँ क्योंकि 30 क्वेश्चंस तो मुझे डिस्कस करने ही है, उसको डिस्कशन में जो भी टाइम लगेगा सो लगेगा। दूसरी बात ये भी है ना कि अगर हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर इस प्रीवियस क्वेश्चंस को करने का कोई फ़ायदा भी नहीं बनता है अगर हम आपको सीधे उत्तर बता दें। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है कि भाई इसका उत्तर ये बन ही क्यों रहा है, थोड़ा सा टाइम तो बेटा देना पड़ेगा। बिल्कुल पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। ठीक है, और वो फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। अभी तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप जानते हो जिसको CCE बुलाते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। इसको कई बार इसका फुल नेम भी पूछते हैं, CCE कहते हैं, तो पूरा नाम आप बताएंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बोलते हैं किससे संबंधित नहीं है वो बात बतानी है। तो देखिएगा, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। भैया संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। यह शिक्षा नीति एवं प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल ठीक है। या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल ठीक है। या बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करता, नहीं, बिल्कुल नहीं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, सो उत्तर आपका ये बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है, इसका जवाब आपको देना है। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है भैया, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया। थोड़ा सा यहाँ से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बार के पेपर में हिंदी ने कम साथ दिया, इंग्लिश ने ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में आपको इंग्लिश काफ़ी हेल्पफुल होती है। देखिए, एन इंटरप्ले, इंटरप्ले का मतलब क्या होता है, आपस में रिएक्ट करना, या जिसको हम अंतःक्रिया कह रहे हैं, बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहे हैं। 17 में लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। किस तरीके से कक्षा का माहौल उनको दिया जाए, है ना। जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं उन पर बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ठीक, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान के महत्व, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, ये ज़्यादा हो गए हैं कई बार हो जाता है। खैर, यहाँ आएंगे तो इसका उत्तर आपका ये बनता है। ठीक है, आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। आवश्यक हस्तक्षेप का मतलब ये होता है, बच्चों को आवश्यक हस्तक्षेप का मतलब ये है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को समझना, जानना और उनको एक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना ताकि उनकी सृजनात्मकता, प्रतिभाशीलता पोषित हो सके। तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करना या उपयोग पर, ठीक है ना। शिक्षक जो होंगे ना उनको हाईली मोटिवेट करेंगे और बताएंगे कि बेटा जो तुम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो और भी आगे करते रहो, इसी की ज़रूरत है, इसको पोषित करने की ज़रूरत है। ठीक है, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने का कोई मतलब नहीं है, उनके प्रति स्नेह जताने की कोई बात नहीं है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना, ये तो और भी उनको फंसा देने वाली बात होगी। बिजी नहीं रखना है उनको, इस तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं होगा, ये बताना है। जो बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, नोटिस कीजिएगा, अति संवेदनशीलता पर ध्यान रखेंगे तब आप उत्तर बताएंगे।
और अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में या सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, हमको वो बताना है। एक काम को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना उपयुक्त है। बड़े टास्क को छोटे छोटे मैनेजमेंट तरीके से उसको तोड़ दिया जाए, मैनेजेबल तरीके से उसको तोड़ दिया जाए, तो मतलब कितना अच्छा हो जाएगा, वो सक्सेस उसको मिलेगी। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश बढ़िया तरीका है। उनके दैनिक कार्यक्रम के शारीरिक गतिविधि का समावेश करना। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। देखिए वो अति संवेदनशील है, इसलिए उनके अंदर इमोशंस का उतार चढ़ाव बहुत तेज होगा। इसलिए जब वो बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हो जाए तो उनको पीट देना या डांट लगा देने से उनको आप सीखने में मदद करने के बजाय उनमें उल्टा अवरोध पैदा कर देंगे, बाधा पैदा कर देंगे। ठीक है, सो उत्तर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न वाले बच्चों की पहचान करते हैं कैसे, क्या मतलब है उसका? तो देखिएगा, ऐसे बच्चे क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। 21 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, है ना? तो फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? ऑप्शन पढ़ेंगे। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, बिल्कुल ठीक बात है, इससे समस्या का हल हो पाएगा। और हमको वो बताना है जो नहीं है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना। देखिए करेंगे तो गलतियां तो होंगी, गलतियों में सुधार करना ही सीखना कहलाएगा। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी गलत है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तर समझते हो? देखिए यहाँ लिखा है, अभिसरण को क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे देखिएगा, आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स। देखिए कन्वर्जेंट को कहते हैं अभिसरण, और कन्वर्जन का मीन होता है क्रिएटिव। ठीक है, तो बच्चों को समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है जो कन्वर्जन थिंकिंग पर डिपेंड करेंगे, है ना? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग कौन सा है ये आपको बताना है। संवेग को इंग्लिश में क्या बुलाते हो भैया? इमोशंस कहते हैं, है ना? तो कौन सा इमोशन नहीं है? भय आपका, सॉरी कौन सा है? भय, फियर, डर, ये आपका इमोशन है। मेमोरी, ध्यान, स्टिमुलस, उत्तेजना, तो ये आपकी जैसे मेमोरी है, अटेंशन है, ये दोनों ही मेंटल प्रोसेस हैं, है ना, मानसिक क्रियाएं हैं। तो इसलिए आपका वो भय आपका भाव हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ रहे हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, जैसे डेयरी फार्म होती है, बच्चे ने देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ठीक है, जो बच्चा बता रहा है उसके लिए सबसे बेहतर जवाब क्या हो सकता है? तो देखिएगा, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, मत कहिए। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा गया होगा दूध के बूथ पर, वहां दूध खरीदने गया होगा, बच्चे ने जो देखा अपने अनुभव के आधार पर वो अपना तर्क दे रहा है। ठीक है, सबसे बेहतरीन बढ़िया उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ रहे हैं और देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है ना? तो नोटिस कीजिएगा कि शिक्षक की भूमिका सबसे बढ़िया क्या हो सकती है, उस पर लिखा हुआ है, वो जवाब हमको देना है। तो कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। लो आप नोटिस कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका ये होगी कि वो अनुशासन मेंटेन करे। शिक्षक का काम यही है। गलत उत्तर। शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। नहीं भैया, ज़रूरी नहीं होता है। निर्धारित पाठ्यक्रम कई बार हमारी क्लास में हेल्पफुल नहीं होते हैं, तो हमको उसमें परिवर्तन लाने होते हैं, इसीलिए पाठ्यक्रम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे। पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ये भी गलत उत्तर है। उत्तर क्या सही होगा? आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। आराम का मतलब ये नहीं है कि बिस्तर डाल के वहां सोना है ना, रेस्ट करना है। आराम का मतलब है कि बच्चों को वहां कंफर्ट फील हो, उनको लगे कि उन्हें बोलने के अवसर मिलेंगे, उनको भूमिका में रखना। ठीक है,
अग्रणी भूमिका में रखना, जहाँ पर बच्चे संवाद कर सके, बातचीत कर सके, पूछ सके, डिस्कशन कर सके और अपनी अभिव्यक्ति दे सकें, ठीक है, अपने विचारों को प्रेजेंट कर सकें, तो ये सबसे अच्छी भूमिका है किसकी? शिक्षक की। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ठीक है, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है वो कौन सी है? तो मैं आपको सीधे उत्तर बताता हूँ। देखिएगा, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो। देखिए, बच्चों के पहुंच से परे होगी तो कक्षा समृद्ध कहेगी ना। उत्तर आपका फर्स्ट सही नहीं होगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों, लर्निंग के ओपन कॉर्नर हों, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, मतलब बच्चों में स्वतंत्रता हो, ठीक है, जनतांत्रिक कक्षा हो। एक क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स and a variety of children's literature in open shelves accessible any time of the day। बिल्कुल बढ़िया जवाब, कुछ और बताने की कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बढ़िया जवाब है। आगे आते हैं 26 में। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, आपको इसका जवाब आ जाएगा। पढ़िए तो सही। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन ये है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, है ना, वो एक संसाधन का काम करती हैं पाठ्य पुस्तकें। अब ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, वे एक राज्य और राष्ट्र में अधिगम एकरूपता बनाए रखती हैं, ऐसा भी नहीं है ना। वे 3rd नंबर है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे, देखिए, बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है तो वो ये है आपका फर्स्ट, है ना। 27 नंबर में आएंगे। बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। देखिए, एक चीज और देखिएगा, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, इसको आप जान लीजिए, याद कर लीजिए। कई बार एनसीएफ का पूरा नाम पूछा गया है, तो ये एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? तो कंस्ट्रक्टिविज्म इसमें मुख्य होता है। 1 मिनट में आपको जरा हटा देता हूं उसको, फिर मैं बता रहा हूं इसको, है ना। देखिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, जिसको यहां पर हम रचनावाद के नाम से जानते हैं। 28 नंबर आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और देखिए और सीखिए बेटा, सीखने से ही चीज़ें आती हैं। समय तो देना होगा, समय देने से ही आप कर पाओगे। देखेंगे, कक्षा 5 में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। देखिए, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ठीक, इसका उत्तर ये हो जाएगा। और 29 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे, फिर से पढ़ लीजिएगा। इसका देखिए उत्तर जो बनने वाला है आपका, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद करनी चाहिए। देखिए, जो भी पढ़ाया जाए, अगर वो बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाएगा तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी बच्चों को, है ना। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट भी है, ठीक है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन पढ़िएगा और बताइए इसका क्या उत्तर सही हो सकता है। अनुशासन के बारे में बात हो रही, जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए नियंत्रण जरूर चाहिए होता है, ठीक है। बिना नियंत्रण के कैसे काम चलेगा भाई? तो इसका जो उत्तर सही होता है वो आपका फर्स्ट होगा, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर दियर ओन लर्निंग। चुप्पी साधे रहने के लिए गलत उत्तर होगा। शिक्षकों को निर्देश देने में गलत है। बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में ये भी सही नहीं है।
तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करेगा? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित, रेगुलेट करने में और मॉनिटर करने में, ठीक है, ऑब्जर्व करने में। सो सीडीपी का सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आज, और आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और अगले सेशन में हम लोग यहाँ पर फिर मैथ्स को सीखेंगे, है ना। सेक्शन वाइज हम लोग एक एक करके इस पेपर को हम लोग करेंगे, जिससे कि हम सभी सेक्शंस को सीख पाएंगे। और जिन बच्चों को बेटा सीखना है वो सीख करके अगली परीक्षा में स्कोर करना है कम से कम 130 का, तो हमारे साथ जुड़ें। और ये मेरा वादा है, गारंटी है कि आपको 130 मार्क्स से एबव ही मैं दिलाऊंगा, ठीक है। ये हमारा प्रयास होगा। आज के लिए बस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा करना, है ना। और बहुत सारे बच्चे आजकल कमेंट्स नहीं करने, ना ही तो लाइक करने पर ध्यान देखते हैं। बेटा वीडियो देखते हो, आप सीखते हो, कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, और इसके पीछे हमारी एक मेहनत होती है, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन तो ज़रूरी है ना। इतना करने में आपका कुछ एक्सपेंस थोड़ी आना है, थोड़ा सा एफर्ट ही तो करना है, ठीक है। चलिए वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच।